हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम, आप लोगों का अकाउंटेंसी टीचर। मैं क्षमा चाहूंगा कि काफी दिनों से मैं अकाउंट की वीडियो आपकी नहीं डाल पाया। कुछ तो मैं अपने खराब गले की वजह से आपकी वीडियो जो है ना नहीं रिकॉर्ड कर पाया। कुछ मैं साइमल्टेनियसली आपकी बिजनेस स्टडी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो दोनों में से एक वीडियो जो है मैं अब अल्टरनेटिव डे पे डालूंगा। एक दिन अकाउंट और एक दिन बिजनेस स्टडी, राइट। तो चलिए, हम अपने अकाउंटेंसी में सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशूड किया था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और उस सैम्पल पेपर में नियर अबाउट हमने अब तक जो है 15th के मेन क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज आगे हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे भी रहेंगे हम उन क्वेश्चनों का यहाँ डिस्कशन रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों के डिस्कशन पर। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। होप सो मैं वही कहूंगा सेम आपसे कि जो है मैं परफेक्ट 15 एपीसी डीके गोल से के द्वारा इशू किए गए सैंपल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इनमें अब तक हम लोग कर चुके थे 15 क्वेश्चन मेन तक डिस्कशन, राइट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन पॉइंट था रोहित, रमन और रैना का। उससे आगे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपना 15th का, और अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट सेविंग रेशियो कितना है? 3:2। फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फर्म के कैपिटल अकाउंट्स कैसे हैं? फ्लक्चुएटिंग है। एंड बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020। और जो उनके कैपिटल के बैलेंस है वो कब दिए गए हैं? 31 मार्च 2020 को दिए गए हैं। अमाउंटेड टू रुपीज 1,60,000 एंड रुपीज 1,40,000 फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 30,000 ईच। उनकी ड्रॉइंग्स जो है वो 30,000 पे जो ना प्रत्येक पार्टनर की क्या दी है? ड्रॉइंग दी गई है। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर annum। कितने परसेंट? 10% पर annum ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। उनको दे दिया गया है ये इंटरेस्ट। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर 90,000 रुपीज। शो योर वर्किंग क्लियरली। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो बेसिकली किसके रिगार्डिंग है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, राइट। अब अगर मैं इन जनरल आपसे बात करूं तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है उसमें हम लोग प्लस करते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है, और माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल जो है एडिशनल कैपिटल अगर आपने कोई लगाई है तो, और माइनस करते हैं प्रॉफिट्स। नॉर्मली हम इस तरीके से अपनी ओपनिंग कैपिटल की क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2 रेशियो है। और 3:2 रेशियो में उनकी जो कैपिटल है वो 31 मार्च 2020 को दी गई है। 31 मार्च 2020 का मतलब ईयर एंड पे दी गई है, राइट। जो कि है 1,60,000 रुपए और 1,40,000 रुपए। जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ड्रॉइंग्स हैं वो तो हमने क्या कर रखी थी? माइनस कर रखी हैं। और जो है हमारी ओपनिंग कैपिटल के अंदर है ना, ओपनिंग कैपिटल के अंदर हमने क्या किया था? ड्रॉइंग्स को माइनस किया होगा। ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या किया होगा? माइनस। और साथ ही साथ कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 10%, जो कि हम प्रोवाइड कर चुके हैं। हैड बीन प्रोवाइडेड, हैड बीन प्रोवाइडेड दिया जा चुका है। तो इसका मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रखा होगा? इसके अंदर प्लस कर रखा होगा, नो डाउट प्लस कर रखा होगा। साथ ही साथ जो 90,000 के प्रॉफिट हैं वो भी हमने उनको दे दिए होंगे। इसमें लिखा है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर 90,000। तो डेफिनेटली प्रॉफिट हमने बांटे होंगे, और प्रॉफिट बांटे होंगे तो प्रॉफिट का हिस्सा भी हमने उनके कैपिटल में प्लस कर दिया होगा, तो जाकर हमारी क्या निकल कर आई होगी? क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें इससे उल्टा चलना है, इसलिए हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स को प्लस करने वाले हैं, और एडिशनल कैपिटल यहाँ है नहीं, प्रॉफिट्स को माइनस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक चीज और भी माइनस करेंगे। क्या करेंगे वो माइनस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये भी हमने उनको दे दिया है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे और हमारी क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूं तो ये इसका फॉर्मेट बनेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। एक छोटा सा पार्ट और रख देते हैं। अगर ये कैपिटल यहाँ फ्लक्चुएटिंग की बजाय फिक्स्ड होती, क्या होती?
फिक्स्ड होती है, और ये चाहे फिर आपको किसी भी डेट को कैपिटल दे रखी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी डेट को दे रखी हो, यही हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है और यही हमारी एंड की कैपिटल होती है। तो ये कैपिटल हमारी ओपनिंग कैपिटल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं। और 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया जा सकता है कि पूरा क्वेश्चन दे दिया जाए और मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाए और ये पूछ लें कि बताइए उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। तो 1,60,000 और 1,40,000 उनकी क्या बनेगी, ओपनिंग कैपिटल बनेगी, राइट। होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आइए अब देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे कैसे, जब ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम छोटा सा जो है पार्टिकुलरली टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम कंसीडर करके चलेंगे अपने क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। देखिए 2 ही पार्टनर है तो ज्यादा स्पेस की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये लीजिए, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मैंने लाइन जो है ड्रा कर ली अपनी यहाँ पर। 2 पार्टनर है तो मैं सीधे सीधे 2 पार्टनर के लिए जो लाइनें ड्रा कर लेता हूँ। एक पार्टनर हमारा कौन है, ए और एक बी, ए और बी, ये हम यहाँ पार्टिकुलर्स लिख लेते हैं। हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो आप लिख सकते हैं ऊपर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, राइट। इसकी हम यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे काम करना है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि मुझे दिया क्या है। मुझे दी गई है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी गई है, 1,60,000 रुपए, राइट। 1,60,000 रुपए की मुझे कैपिटल दी गई है और 1,40,000 रुपए इसकी कैपिटल दी गई है। ये लीजिए 1,40 में इसकी कैपिटल लिख लेता हूं। और जैसा कि मैंने बताया, हम पहला काम करेंगे अपनी ड्राइंग्स को प्लस करने का। तो ड्राइंग्स आप इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ड्राइंग्स है हमारी 30,000 रुपए ईच, तो 30,000 रुपए हम इसके अकाउंट में प्लस कर देंगे और 30,000 रुपए हम इसके अकाउंट में प्लस कर देंगे, राइट। ये 30,000 की अमाउंट हम यहाँ प्लस करने वाले हैं। तो 30,000 की अमाउंट यहाँ प्लस करेंगे तो कितना अमाउंट आपके पास आ जाएगा, 1,90,000 रुपए इसकी कैपिटल बन गई और 1,70,000 रुपए इसकी कैपिटल बन गई, राइट। बताइए, ये बात आपको समझ में आ रही है जी। तो ये हमारी हो गई क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग का पार्ट। अब हम बात करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड माइनस करेंगे प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कैसे करते हैं, बताइए जरा। आप नॉर्मली क्या बनाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें आपके पास प्रॉफिट्स होते हैं, हम यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं, राइट। और प्रॉफिट्स में से यहाँ क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं। और जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट हम यहाँ पर पार्टनर्स में बांट देते हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे जरा सोचकर बताइएगा कि क्या ये 90,000 का प्रॉफिट एज इट इज मैं इसमें से माइनस कर दूं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस करूं फिर प्रॉफिट जो बचे वो माइनस करूं। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, मैं ये क्यों पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालनी है। तो सीधी सी बात अगर मैं रखूं आपके सामने, तो अभी ये ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल नहीं पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रॉफिट कितना बटा होगा। लेकिन उसको निकालने के लिए मैं एक बात आपके सामने रख सकता हूँ। वो बात क्या है कि भाई आपके सामने ये जो कैपिटल आई है, ये कैपिटल क्या है आपके सामने, ये कैपिटल है एक प्रकार से ओपनिंग कैपिटल में, जिसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर देता हूं, टोटल प्रॉफिट को, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने माइनस नहीं किया, मैं गलत कर दूंगा। और अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता नहीं है तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे माइनस कर सकता हूं। तो पहले मुझे ये निकालना होगा कितना प्रॉफिट उनके बीच में मैंने बांटा होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे साथ साथ। और वो वर्किंग नोट क्या होगा ये देखते हैं।
देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं उनकी टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कौन सी कैपिटल टोटल, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल और मैंने ड्राइंग्स जोड़ दी, टोटल कैपिटल जिसमें क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स जोड़ दी हैं, उन दोनों मिलाकर टोटल कैपिटल कितनी बनेगी, 1,00,000, 2,00,000, 3,60,000 रुपए बनेगी, राइट। 1,90 प्लस 3 1,70 इज इक्वल टू 3,60,000 रुपए उनकी टोटल कैपिटल बनेगी। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है, दोनों मिलाकर ही अमाउंट कितनी बनेगी, 90,000। मैंने अभी आपको बताया कि जब P&L एप्रोप्रिएशन आप बनाते हैं तो उस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही तो बांटा जाता है। तो इन दोनों का जोड़ ही तो है 90,000 रुपए। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट को माइनस कर दूं, जिसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस में प्रॉफिट जो उनमें बांटा है, वो अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पर 90,000 रुपीज, क्या कर दूं 90,000 माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो बचेगी इन टोटल 2,70,000 रुपए, वो क्या बच जाएगी, वो मेरे पास बच जाएगी ओपनिंग कैपिटल टोटल, ओपनिंग कैपिटल किसकी, ए प्लस बी की टोटल कैपिटल बच जाएगी, राइट। ये दोनों की अगर टोटल कैपिटल 2,70,000 रुपए बचती है, तो यहां से मैं एक चीज तो बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दोनों की कैपिटल को मिलाकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% जो बनेगा टोटल, वो कितना बनेगा, दैट विल बी अमाउंटिंग रुपीज 27,000, 27,000 रुपए का वो अमाउंट मेरे सामने निकल कर आता है। क्लियर है ये बात। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूं, मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास जो है, मतलब एटलीस्ट एक बात तो मुझे क्लियर हो जाती है कि 27,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे माइनस क्या करना है इसमें से। अब देखिए प्रॉफिट था मेरे पास टोटल कितना, 90,000 का, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया, कितने रुपए बनता है, 27,000 रुपए का बनता है। तो इसका मतलब 63,000 के मैं उनके बीच में क्या बांट चुका हूं, प्रॉफिट्स बांट चुका हूं। तो प्रॉफिट 63,000 बढ़ चुके हैं, वो भी किस रेशो में, 3:2 रेशो में, राइट। तो यदि मैं इनमें से माइनस कर देता हूं प्रॉफिट्स को, कितने रुपए को, 63,000 रुपए को, 63,000 कैसे निकाले आप नीचे समझ सकते हैं वर्किंग नोट में, और उसको माइनस करता हूं किस रेशो में, 3:2 में। तो मेरे पास जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट के साथ। कौन सी बचेगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट, प्लस उसमें जो मैंने इंटरेस्ट लगाया होगा वो कैपिटल मेरे सामने निकल कर आ जाएगी। और अगर मैं बताऊं कि 63,000 को आप बांटोगे कैसे, तो 3 में अगर बांटते हैं तो ये अमाउंट नियर अबाउट, देखिए 60,000 को मैं बांट दूं, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दूं, 12 3 36 और 12 दूनी 24, 36 और 24 बनते हैं। अब 3,000 को बांट लीजिए 5 से भाग करके, 5 6 30, 1,800, ये 36 प्लस 1,800, 37,800 रुपए तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर 24 पहले बन रहे थे, 6 दूनी 12 ये, तो 25,200 रुपए आपके यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, राइट। तो ये जो हम माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट बचती है, वो बचती है 1,52,000 और ये 200 रुपए, कितने रुपए, 200 रुपए। और इधर बचेगी तो कितनी बचेगी, 1,44,800 रुपए, राइट। ये आप इसमें डायरेक्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैपिटल कौन सी है, इसमें ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट है। इसका मतलब यदि ओपनिंग कैपिटल 100% है और उसमें अगर मैं 10% इंटरेस्ट प्लस कर रहा हूं, तो ये टोटल कितने परसेंट है मेरे पास, 110%। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैनेजर कमीशन जनरली हम कैसे निकालते हैं, जब आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना होता है आफ्टर चार्जिंग। तो इसके अंदर वो कमीशन एक प्रकार से आप मानिए कि इंटरेस्ट इसमें ऐड है और उस इंटरेस्ट को मुझे सेपरेट करना है। तो निकालने का बड़ा सीधा सा तरीका है, 1,52,200 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडिंग बाय 100 प्लस 10, यानी कि हम इंटरेस्ट की अमाउंट को यहाँ क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और इंटरेस्ट की अमाउंट सेपरेट करने पर अमाउंट कितनी आएगी मेरे पास, 13,836 रुपए। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे होप सो, 13,836 रुपए की कैलकुलेशन मेरे पास यहाँ बनेगी। और इधर जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 13,164 रुपए की, 13,164 रुपए। होप सो आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपकी क्या बच जाएगी,
प्योर ओपनिंग कैपिटल। क्या बच जाएगी? वो आपकी ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो जितनी की कितनी बन के आएगी? अब ये 13,836 है, तो ये 10% किसका होगा? 1,38,364 रुपए का, राइट। ऊपर वाले में से हम इसको माइनस कर देंगे और इधर 1,31,636 रुपए का ये 10% होगा, 13,164 रुपए। तो ये हमारी क्या निकल कर आ जाएगी हमारे सामने? ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए तैयार रहे, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। हमें ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है इनके बेस पर, राइट। तो ये जर्नल एंट्री हम कैसे कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हमें एक नीचे अकाउंट भी दिया है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, वो भी हमें यहाँ पर क्या करना है? मेंटेन करके चलना है, राइट। तो चलिए पहले इस अकाउंट को ही क्लोज कर देते हैं। इस अकाउंट में बड़ी सीधी सीधी सी अमाउंट दी गई है हमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना इसके अंदर। देखिए 1,500 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस हमें यहाँ दिया है, शेयर कैपिटल का बैलेंस हमें दिया है 1,500 रुपए, और यहाँ पर 600 और ये जो मिसिंग फिगर दिया है ये कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा, राइट। 300 रुपए आ जाएगा। इसको तो फिल करने में मुझे लगता नहीं कि किसी को परेशानी होगी, क्योंकि माइनस ही तो करके लिखना है, माइनस करके लिख दीजिए। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो एंट्रीज दी गई है क्या वो ऊपर कहीं यूज हो सकती है? देखिए ये एंट्री हुई होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर, कैसे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब शेयर कैपिटल यदि डेबिट हुई है और शेयर फॉर फ्यूचर यदि क्रेडिट हुआ है तो डेफिनेटली पहली एंट्री हमारी ऐसी ही होती है जिसमें हम शेयर कैपिटल को क्या करके चलते हैं? डेबिट करके चलते हैं, और शेयर फॉर फ्यूचर को हम क्या करके चलते हैं? क्रेडिट करके चलते हैं। तो इसका मतलब ये अमाउंट मुझे गिवन है सीधी सीधी 1,500 रुपए। मुझे इसके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना है, जो अमाउंट दे रखी है मैं पहले वही लिखूंगा, मुझे ज्यादा नहीं सोचना, जो चीजें दे रखी है पहले उनको फिल करें आप लोग। अब यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए क्या लिखा है? शेयर फॉर फ्यूचर में टू कैपिटल ले जाओ, तो ये एंट्री हमें यहाँ सीधी सीधी गिवन है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ले जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो बैलेंस बचा है ये बैलेंस है 600 रुपीज, ये उन शेयर्स का बैलेंस है जो शेयर अब तक मैंने इशू नहीं किए। अब बात करते हैं कि कितने शेयर मैंने इशू नहीं किए और कितने शेयर मैंने इशू कर दिए, यहां पर जाके बात रुकती है। लेकिन सबसे पहले हम एक बार जो है ना इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। यहाँ पर टोटल बनता है 3,500 प्लस 15 5,000, तो इसका मतलब ये मेरी अमाउंट सीधी सीधी बच गई बैलेंसिंग फिगर में 4,000। मैं बताऊंगा आपको कैसे आई, फिलहाल आप लिखिए, जो डिफरेंस करके लिख सकते हैं 4,000 रुपए ही आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं। अब ये जो मिसिंग फिगर है इनको फिल करते हैं। देखा, ब्लैंक शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज ब्लैंक इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर के ऊपर बात हो रही है। अब बात करते हैं 2 रुपए पर शेयर के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर है, तो ये 1,000 रुपए का प्रीमियम हमने डेबिट किया है, 1,000 रुपए का प्रीमियम। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि 1,000 डिवाइडिंग बाय 2 रुपीज, 1,000 डिवाइडिंग बाय 2 रुपीज। इट मीन्स आपके पास 500 शेयर, कितने शेयर? 500 शेयर ऐसे हैं जिनको आप क्या कर रहे हो? फॉरफिट कर रहे हो। अब 500 शेयर को यदि फॉरफिट कर रहे हो और यहाँ 1,500 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मिले कितने रुपए हैं? 500 इंटू में 3, 500 इंटू में 3 रुपीज आपको यहाँ पर मिले हैं। और जो यहाँ कॉल्सिंग एरियर में आए हैं वो कितने हैं? 500 इंटू में 7। ये 7 कहां से आया सर? देखिए 7 यहां से आया, 3500 को मैंने 500 से डिवाइड कर लिया और 1500 को मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, यानी 500 से डिवाइड कर लिया, राइट। तो इन दोनों को मैंने 500 से डिवाइड किया तो पता लगा कि 7 रुपए पर शेयर जो है मुझे नहीं मिले हैं और 3 रुपए पर शेयर मुझे मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो 2 रुपए जिसमें प्रीमियम भी शामिल है और 4 रुपए अगर हमें ऊपर मिले हैं, तो इसको अगर मैं 500 से डिवाइड कर देता हूँ तो इसका मतलब ये 500 गुना में 8 रुपए के हिसाब से आपको कैपिटल आपकी क्या हुई है? डेबिट, जिसमें 2 रुपए का क्या है? आपका प्रीमियम है। कुल मिलाकर 10 हुए और नीचे भी हमारे 10 रुपए हो गए, राइट। ये बात समझ में आ गई।
ये हमने फुलफिल कर ली। तो यहाँ पर आप बड़े इजी तरीके से लिख सकते हैं कि 500 शेयर आपने क्या किए हैं, फॉरफिट किए हैं, और जिनके ऊपर नॉन पेमेंट कितने रुपए की है, 7 रुपए की है नॉन पेमेंट आपकी। और 7 रुपए में भी नॉन पेमेंट में क्या है आपके पास, 5 रुपए तो हैं आपके कैपिटल के और 2 रुपए हैं आपके प्रीमियम के। इस तरीके से आपको पैसा नहीं मिला है और 3 रुपए आपको मिल गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या लिखा है, ब्लैंक शेयर्स री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। अब यहाँ पर बात करें 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमने इशू कर दिए हैं। अब 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से यदि हमने इशू कर दिए तो हमें लॉस कितने रुपए का हुआ, सीधा सीधा बताइए। फुली पेड, अब इसका मतलब ये कितने का मान लिया हमने शेयर, अब 10 रुपए का, क्योंकि शेयर 10 रुपए का है। 8 रुपए ऊपर कॉल्ड अप थे, लेकिन यहाँ फुली पेड अप मान रहे हैं तो शेयर कितने रुपए का हो गया हमारा, 10 रुपए का हो गया। अब 10 रुपए में से यदि मैं उसको 9 रुपए में इशू कर रहा हूं तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। सीधा सीधा मुझे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। यदि मुझे 1 रुपए का लॉस यहाँ हो रहा है तो अब बात यहाँ ये आती है कि मैंने कितने शेयर री इशू किए। अब री इशू शेयर की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है कि कैपिटल रिजर्व में जब अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कि री इशूड शेयर कितने हैं आपके, राइट, प्रॉफिट पर शेयर कितना है आपका और लॉस पर शेयर आपका री इशू पर कितना है। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, अगर इन 4 चीजों में से मुझे 3 चीजें दे रखी हो तो मैं फोर्थ वन निकाल पाऊंगा। मुझे कैपिटल रिजर्व दिया है यहाँ पर 600 रुपए ट्रांसफर है, यस। अब मुझे निकालना क्या है, री इशूड शेयर कितने हैं, ठीक है। प्रॉफिट पर शेयर कितने रुपए हुआ मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ, 3 रुपए मुझे पर शेयर मिले हैं। माइनस में लॉस पर शेयर मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया, 1 रुपए का लॉस हुआ है। तो मेरे पास जो रीइश्यूड शेयर की अमाउंट आएगी या कितने शेयर मैंने रीइश्यू किए वो कैसे निकल जाएंगे, ये हो गया इनटू में 2, इनटू में 2 इज इक्वल टू 600। यहाँ 600 को आप 2 से काट दें क्योंकि इक्वल टू में है, तो 300 शेयर्स आपके पास बच जाएंगे जो कि आपने क्या किए हैं, री इशू किए। बोलिए ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अगर री इशू शेयर आपको समझ में आ रहे हैं तो समझिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप यहाँ लिख दीजिए 300 शेयर आपने क्या कर दिए, री इशू कर दिए। अब 1 रुपए का यदि आप लॉस उठा रहे हो तो इसका मतलब है शेयर फॉरफीचर में आपके पास कितने रुपए का लॉस आ गया, 300 रुपए का। और 9 रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हो तो इसका मतलब 2700 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे, राइट। और टोटल 10 रुपए का एक शेयर है तो 3000 रुपए आपके कहाँ आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आया तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे भी हमें इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इस प्रकार से रहेगा। इसमें ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया फेस वैल्यू आपको गिवन थी 10 रुपए, अगर नहीं भी गिवन होती तो भी आप इसको 10 रुपए का मानते क्योंकि 9 रुपए पर शेयर फुली पेड मानते हुए। अगर जो शेयर है हमारा अगर हम देखें तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 3 रुपए पर शेयर, यानी 3 रुपए से ज्यादा का लॉस तो हम बेयर नहीं कर सकते ना। मतलब 3 रुपए अगर मिले हैं तो मैक्सिमम में कितने में इशू कर देता शेयर, 3 रुपए का डिस्काउंट काटते हुए। अब अगर फुली पेड मानते हुए 9 रुपए में इशू कर रहा हूं तो 12 का तो शेयर होने से रहा, 10 का ही शेयर है। वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ पार्टनर्स एक्स वाई ए एंड बी। फर्म का नाम देख लीजिए क्या है, एक्स वाई ए एंड बी, ये फर्म का नाम है। आइए हम इस क्वेश्चन को चलते हैं पढ़ते हुए कि हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है कब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में। इसका मतलब जितनी भी एंट्री होंगी वो हमारी सारी की सारी किससे होंगी, रियलाइजेशन अकाउंट से होंगी, स्पेसिफिकली जो रियलाइजेशन अकाउंट से बिलोंग करती हैं। इनके अलावा यदि कोई एंट्री हुई तो वी विल पास थ्रू द एज द क्वेश्चन इज गिवन, जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ पहला पॉइंट दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बोर्न बाय एक्स ए पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 रुपए के जो किसने बियर किए हैं, एक पार्टनर एक्स ने पेड किए हैं। हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई,
लेकिन ये किसी दूसरे पार्टनर ने क्या कर दिए हैं, पेड कर दिए हैं। देखिए अब कोई अगर दूसरा पार्टनर किसी पार्टिकुलर पार्टनर की लायबिलिटी को पेड करता है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको रोक देता हूँ इस पॉइंट को, पहले आप मेरी इस बात समझिए। अगर मैं ये कहता ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्स के हैं और फर्म ने पेड कर दिए, तो आप क्या करते, अब सीधी सीधी एंट्री करते ना, पार्टनर एक्स डेबिट टू बैंक, क्योंकि फर्म पेड कर रही है। लेकिन अगर फर्म ना पेड करके कोई पार्टनर पेड कर दे तो क्या करेंगे, टू वाई, यस, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। होप सो आपको ये एंट्री समझ में आई है, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ लाइबिलिटीज क्योंकि एक्स की थी, पेड वाई ने की है, तो हम एक्स के अकाउंट से पैसा निकालकर वाई के अकाउंट में एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। पैसा देना पड़ेगा ना एक्स को भाई वाई को, क्योंकि वाई उसके बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है। इसने कह रहा कि मैं ही बियर कर लेता हूँ, उसके बिहाफ पर पेमेंट करेगा तो डेफिनेटली वो पैसा देना पड़ेगा। सपोज मुझे किसी को 50,000 रुपए देने हैं और मेरी जगह पेमेंट जो है ना आप लोग करिए आए, तो मुझे वो पैसा आप लोगों को लौटाना तो है। ये थोड़ी ना कि आपने मेरी जगह पेमेंट कर दी तो मैं आपको पैसा दूंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इधर सेम केस ही है। दूसरा पॉइंट क्या है ये देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹25,000 कंप्राइजिंग 1,000 शेयर्स। मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपए के, जिसमें 1,000 शेयर है, तो इसका मतलब एक शेयर 25 रुपए का है। हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली, और बुक्स में से मैं इसको क्या कर चुका हूँ, कंप्लीटली राइट ऑफ कर चुका हूँ, यानी मेरे पास ये मान चुका हूँ कि शेयर है ही नहीं। These shares are valued are at ₹20 each। अब इन शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 रुपए प्रत्येक की, एंड वर डिवाइडेड अमंगस्ट द पार्टनर्स, और ये पार्टनर्स ने ले लिए हैं। अब सीधी सीधी सी बात है, पार्टनर ने यहाँ पर क्या ले लिया, एक प्रकार से एसेट ले ली है। देखिए मैंने आप लोगों को बड़े ही सुंदर ढंग से अपने डिजोल्यूशन वाले चैप्टर के लेक्चर में जो है ना आपको ये बताया है कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए। क्या बात आपको ध्यान रखनी है, कि रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों का एक प्रकार से मैं इसको देवता मानता हूं जब मुझे ये एंट्रीज पास करनी होती है। और मैंने आपको इसमें बताया है कि टोटल मैं यहाँ 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये मैं 8 पार्ट इसमें मेंटेन करके चलता हूँ, राइट। ये अगर 8 पार्ट आपने ABCD अप टू एस तक याद कर ली ना, तो समझिए आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इसके नंबर नहीं कटेंगे, बाकी किसी के भी कट जाओ आपके नंबर, आई गारंटेड। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, एसेट्स। बी का मतलब क्या है, बोरोइंग्स। आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट तो मेंटेन किया ही है, और इस क्वेश्चन को करते वक्त आप लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैलेंस शीट से यहाँ पर सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं और सारी बोरोइंग्स ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सी एसेट्स, जिनके सेपरेट अकाउंट नहीं बनते, या जिनमें पार्टनर के लोन या पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज नहीं आते, या जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होते, उनको छोड़कर ना। जो नहीं होते यानी कि आई मीन से कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जो लोन अकाउंट है पार्टनर का, या जिनको हम सेपरेट जिनके अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनको यदि छोड़ दें और जो बाकी एसेट्स बच गई वो सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही लायबिलिटी जो पेबल होती हैं, और ऐसे प्रोविजन जो कि पार्टनर्स में तो बटेंगे नहीं, लेकिन हमें अकाउंट क्लोज करना है, वो यहाँ ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से और बाय बोरोइंग्स के नाम से, या बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम से। 2 पार्ट हमने रखे हैं सी और डी। देखिए सी और डी पार्ट की अगर बारे में बात करूं तो सी का मतलब कैश पेड टू लायबिलिटीज, एंड डी का मतलब डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स, डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स या रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। यहाँ पैसा जाएगा, यहाँ पैसा आएगा, या टू कैश या बैंक, या बाय कैश या बैंक, राइट। सी फॉर कैश पेड, डी फॉर डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स। ई और एफ 2 पार्ट हमने ऐसे लायबिलिटीज और ऐसी एसेट्स के लिए रखे हैं जिन लायबिलिटीज के बारे में तो लिखा ही नहीं है कि पेमेंट कितनी करनी है, या फिर ये नहीं बताया है कि भाई ये पेमेंट कर दी गई है। सिंपल लायबिलिटीज पड़ी हैं तो उनकी फुल पेमेंट कर देते हैं। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ये कहा गया है कि पार्टनर ने ले ली, तो हम उसको यहाँ लिखते हैं। इसका ई का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल liabilities taken by partner, right? External
liabilities taken by partner about which no information is given regarding to the payment, उनको हम यहाँ पर ले देते हैं। और कुछ ऐसी जिनके बारे में ये भी नहीं लिखा कि पार्टनर ले ली तो उनकी हम फुल पेमेंट कर देते हैं, वो सी पार्ट में जाएंगी। एफ का मतलब क्या होगा बता दीजिए जल्दी जल्दी। यस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स, जो भी बच गई, जो है तो बिकी नहीं है, और जो बिकी नहीं है तो इसका मतलब उनकी कोई वैल्यू अभी हमें मिलने वाली नहीं है, लेकिन पार्टनर उनको ले सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स और अदर करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो हम लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जी मतलब गेन और एच मतलब हार्म। गेन का मतलब प्रॉफिट, हार्म का मतलब लॉस। अब वो कैसे पता लगता है, वो हमें इनके डेबिट क्रेडिट बैलेंस से पता लगता है। रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस देखेंगे, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, हम यहाँ लिख देंगे गेन में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट ज्यादा है तो हम लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमें लॉस होगा, इन दोनों में से कोई एक बनेगा, इसलिए मैंने बीच में और लिखा है। होप सो आपको ये एबीसीडी और रियलाइजेशन का फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब इसी फॉर्मेट को सहारा लेते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ एसेट्स जो है ना पार्टनर में बांट दी गई हैं। अब एसेट्स यदि पार्टनर में बांट दी गई है मतलब पार्टनर ने एसेट ले ली, हमने यहाँ क्या लिखा है बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पार्टनर हमारे पास एक्स, वाई, ए और बी, इनमें हम 1000 शेयर जो कि 20 रुपए के हिसाब से 20,000 के बनते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना दिया है ये देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कुछ दिया नहीं है, तो हम इक्वल इक्वल मान लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल इक्वल मान लेंगे, तो 1:1 में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मींस 20,000 को 5-5-5 यानी 5-5,000 करके 5-4 लोगों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी देखिए, अभी इसके क्रेडिट में है ना, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बड़ी सीधी सी एंट्री हम कर लेंगे इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। वाइज लोन, किसका लोन है, वाइज लोन ऑफ ₹50,000 सेटल्ड एट ₹48,000। देखिए अब वाई के लोन की यदि पेमेंट हमने 48,000 में कर दी तो सीधा सीधा हमें 2,000 का प्रॉफिट। तो वाई के लोन की अगर पेमेंट करेंगे तो सीधी बात है वाई को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या लिखते हुए, वाइज लोन अकाउंट डेबिट, वाइज लोन अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए से डेबिट कर देंगे इसको, 50,000 रुपए से, क्योंकि हमने इनको 50,000 रुपए देने हैं इसके। लेकिन हमें दिए कितने एक्चुअल में फुल सेटलमेंट में, हमने दिए इनको 48,000 रुपीज। कितने रुपए दे दिए हमने इनको, 48,000 रुपीज। तो आप यहाँ लिखिए 48,000 रुपीज। अब बताइए 2,000 का क्या हुआ, 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ तो उसको उठाकर हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा हुआ है तो हमें रियलाइजेशन के थ्रू हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। चलिए ये एंट्री भी आपको हो सकता है समझ में आई है, नहीं आई तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछना ना भूलें। मशीनरी बुक वैल्यू ₹6 लाख was given to a creditor at discount of 20%। लिखा है कि एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपए, और हमने क्रेडिटर को किस पर दे दी, 20% डिस्काउंट पर दे दी। अब 20% डिस्काउंट पर दे दी तो क्रेडिटर की कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो इट मींस उसको फुल सेटलमेंट में दे दी। और फुल सेटलमेंट में दे दी तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा जब कोई चीज किसी क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में दे देते हैं तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, तो इसकी यहाँ पर कोई एंट्री पास होने वाली नहीं है, राइट। यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होगी। होप सो आपको ये रियलाइजेशन का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हमसे पूछा ही जाता है, तो आप इसको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करके देखें, वीडियो को एक बार दोबारा देखें अगर पहली बार में समझ में ना आए तो। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप पहली बार वीडियो देखें और आपको समझ में ना आए। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, अजय, विनोद एंड चंद्रा entered into partnership on 1 अप्रैल 2019 with a capital of ₹3 lakh, ₹2 lakh and ₹1 lakh respectively, right? In addition to capital, Chandra has advanced a loan of ₹1 lakh. Since they had no agreement to guide them, they faced following issues during at the end of year। अब तो समस्या ही हो गई, क्या समस्या हो गई हमारे लिए कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं है, और
इन्होंने क्या कर रखा है, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल कितनी लगाई है, 3 लाख रुपए इन्होंने, 2 लाख रुपए इन्होंने और 1 लाख रुपए चंद्रा ने। और साथ ही साथ चंद्रा ने तो कमाल ही कर दिया कि 1 लाख रुपए का लोन भी दिया है, राइट, लोन भी दिया है। अब एग्रीमेंट नहीं है और इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को आपको यहाँ सोल्व करना है। तो आइए इश्यूज की तरफ चलते हैं। पहला इशू क्या है देखते हैं। Ajay wanted interest on capital to be provided at 8% per annum, but Vinod and Chandra did not agree. बताइए कैसे सोल्व करेंगे आप इस इशू को। यू आर रिक्वायर्ड टू सुजेस्ट एंड हेल्प देम रिजॉल्व दीज इश्यूज। तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता दूं कि हम लोगों ने चैप्टर वन में सबसे पहले क्या देखा था, सॉरी नई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये देखा था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो या वो साइलेंट हो या वो अब्सेंट हो तो उस कंडीशन में हम प्रोविजंस लगाते हैं। किसके प्रोविजंस लगाते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई मुद्दा आता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5% पर annum। अब ये दूसरा मुद्दा समझ लीजिए। इसके अकॉर्डिंग जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया जाता है 6% पर annum की रेट से। तो ना यहाँ पर चंद्रा की चलेगी और ना यहाँ पर अजय और विनोद की चलेगी। यहाँ पर चलेगी तो किसकी चलेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। और उसके अकॉर्डिंग 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड कर देंगे, 6% पर annum, राइट। ये इसका हम एक सॉल्यूशन करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारा। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, अजय विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड चंद्रा इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो चंद्रा बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बढ़ता है, इक्वल बढ़ता है। तो इन तीनों में प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं क्या है इसमें। विनोद बीइंग वर्किंग पार्टनर डिमांड्स ए लमसम पेमेंट ऑफ ₹40,000 एज रेम्युनरेशन फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट इन एग्रीमेंट। ये एक और मुसीबत खड़ी कर दी। देखिए विनोद को रेम्युनरेशन किस बात का दें, वर्किंग पार्टनर के नाम का, जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो स्पष्ट लिखा है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो कोई सैलरी, कोई कमीशन या कोई बोनस वगैरह नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स तीनों को यदि हम मिला दें तो रेम्युनरेशन बन जाता है, तो किसी प्रकार का कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनपीओ का। जितने समय में हम एनपीओ का क्वेश्चन करेंगे, आई होप सो, मैं चाहता हूं कि आप एक बार जो पार्ट बी है इसका, पार्ट बी, उस पर आ जाइए और उसके 1-1 मार्कर के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा कुछ पोर्शन जो है वो कम हो जाए और बड़े बड़े क्वेश्चन जो रह जाएंगे उनको फिर अपनी एक क्लास में खत्म करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा पार्ट बी से। आप देखिए पार्ट बी क्या है हमारा। पार्ट बी में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से हमारा जो है क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी में। 1 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पार्ट बी है उसमें हमें बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन नंबर 23 में। 31 मार्च 2019 को बैलेंस दिया गया है, 31 मार्च 2020 को बैलेंस दिया गया है, 2 लाख रुपए और 1,60,000 रुपए का। ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया हमारा करंट ईयर। और बैलेंस किसका दिया है, 12% डिवेंचर्स का। अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डिवेंचर्स की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। डिवेंचर्स की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है तो पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। पूछा गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 30 सितंबर 2019,
इसका मतलब है पहले ही हाफ ईयर में हमने क्या कर दिया है, डिवेंचर्स को रिडीम्ड कर दिया है, और पहले हाफ ईयर में डिवेंचर को रिडीम कर दिया है। तो इसने पूछा क्या है, हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू अबव इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2020। आपको बताना है कि 31 मार्च 2020 को यदि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कितना पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। लीजिए, पार्ट बी में सबसे पहला ही क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का दे दिया, तो उससे रिलेटेड दो चार बेसिक बातें और भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो किसके अकॉर्डिंग बनती है, एएस थर्ड रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का, एएस थर्ड रिवाइज के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है। और इस पर जो मेथड है वो हमारे पास दो मेथड है इसको बनाने के, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आता है। दूसरी बात, तीसरी बात अगर हम बात करें तो इसमें तीन एक्टिविटी होती हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। ये तीन एक्टिविटी इसमें हमारी बेसिकली होती हैं। और इसने हमसे पूछा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट हम शो करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेसिकली अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर फंड एक मेजर हेडिंग है, वो इसमें कंसिडर की जाती है। दूसरी नॉन करंट लायबिलिटीज की एक हेडिंग है, वो इसमें कंसिडर की जाती है। तीसरी अगर हम बात करें तो करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इन दोनों को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमें दिया है नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन 12% डिवेंचर, इसमें से हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 40,000 के डिवेंचर्स का रिडम्पशन हुआ। लीजिए 40,000 यदि डिवेंचर्स का आपने रिडम्पशन कर दिया तो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पहली बात। और इसके अलावा कितना इंटरेस्ट हम देंगे वो भी हमारा किसका पार्ट बन जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ये तो रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की वैल्यू ये तो हमने लेनी ही लेनी है। साथ में क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जितना भी बनेगा। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखते हैं कितना बनता है। यहाँ 2 लाख थे 31 मार्च 2019 को, इसे आप इसको कह सकते हैं कि 1/4/19 को आपके पास डिवेंचर कितने लाख रुपए के हैं, 2 लाख रुपए के डिवेंचर, राइट, 2 लाख रुपए के। और यहां से धीरे धीरे चलते हैं तो 30 सितंबर को 19 में ही, जिसको क्या आप कहो कि 6 महीने हम यहाँ एग्जैक्टली मान लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पर आकर हमने क्या कर दिया, 2 लाख में से 40,000 के डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया है। तो आप बता सकते हैं कि 30 सितंबर को मेरे पास कितने डिवेंचर बचे, 1,60,000 रुपए के, देयर इज नो डाउट। अब यहां से लेके ये डिवेंचर चले हमारे पास 31 मार्च और 20 तक, ठीक है, 31 मार्च और 20 तक। तो यहाँ पर 40,000 तो हमने पहले ही माइनस में लिख लिए हैं। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं क्योंकि वो भी पेड तो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 12%। किसी भी डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लगी होती है दैट इज टू बी कॉल्ड एज डिबेंचर इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। तो ये 2 लाख पर 12% अगर मैं देखूं तो 24,000 का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन 6 महीने तक अगर हम बात करें तो 24,000 का हाफ कितना हो गया, 12,000 रुपए का। कितना हो गया, 12,000 रुपए का। तो 12,000 का तो इंटरेस्ट हमारा ये चला गया। साथ ही साथ आगे हमें नेक्स्ट पीरियड में भी इंटरेस्ट तो पेड करना ही है। और यहाँ पर डिवेंचर कितने रह गए, 1,60,000 रुपए के, क्योंकि 40,000 की हम पेमेंट कर चुके हैं। तो 1,60,000 पर 12% की रेट से यदि इंटरेस्ट निकाला जाए तो ये कितना इंटरेस्ट हमारे पास बनेगा, 6 महीने का। तो हम निकाल लेंगे कितना, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000 को मल्टीप्लाई करा दोगे, कितने से करा दोगे, 12% से, 12/100। और कितने महीने का निकालना है हमें, 6 महीने का निकालना है। लीजिए 6/12, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। 12 से 12 यहाँ कट जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 16 6 9600 रुपए का इंटरेस्ट आपके सामने निकल कर
आ रहा है, राइट। तो 12 और 9 21,600 रुपए का इंटरेस्ट टोटल आपने क्या किया है, पेड किया है। तो 21,600 को आप इसमें जोड़ लीजिए, कितने रुपए बनते हैं आपके, 40 + 21 61,600 रुपए। देखिए ऑप्शन कहाँ है, आउटफ्लो ऑफ 61,600 रुपए। तो सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 हमें ये कहता है कि व्हाट विल बी करंट रेशियो ऑफ कंपनी हुज नेट वर्किंग कैपिटल इज 0। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। देखिए अगर नेट वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी है तो सीधी सीधी सी बात है, जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं उनमें से आपको क्या माइनस करना है, करंट लायबिलिटीज। और अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करने पर रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो करंट रेशो कैसे निकलता है, करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। और ये दोनों यदि इक्वल हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 1:1। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये फाइनेंस कॉस्ट का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से। अब फाइनेंस कॉस्ट के पार्ट की अगर बात की जाए तो फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली आता क्या है, अगर हम बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट में जनरली हमारा आता है जो उधार में पैसा लेते हैं उनके ऊपर दिया गया इंटरेस्ट, या डिबेंचर्स या शेयर्स हम इशू करते हैं डिस्काउंट पर या लॉस पर, दैट इज टू बी कॉल्ड एज आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस जो होते हैं वो बैंक चार्ज करता है, ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। और इसने पूछा भी हमसे यही है, विच वन इज नॉट द पार्ट। तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, ए। बाकी आप याद करने के लिए लिख लीजिए, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, है ना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, याद करने के लिए आप लिख सकते हैं। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आल्सो इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। तो बैंक चार्ज हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 1 मार्कर है, क्या कहता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि इनमें कौन सी एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टिंग में नहीं आती। तो इन्वेस्टिंग में कौन सी एक्टिविटी नहीं आती, जरा देखते हैं। पहला पॉइंट है परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 25,000 फॉर कैश। अब जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो तो आपको पता है ना किस में आती हैं, बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। इसका मतलब यही है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती। बाकी एक बार और भी पढ़ लेते हैं। सेल ऑफ लैंड, yes it is the part of investing activity, no doubt. Sale of shares held for investment purpose, this is also part of investing activity. Purchase of equipment तो है ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम परचेज करते हैं दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड इज ए लाइबिलिटी। देखिए प्रपोज डिविडेंड जो है ना वो एक लाइबिलिटी है, नो डाउट। पर कौन सी लाइबिलिटी है, इट इज ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है, ये एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है बता दीजिए जल्दी से। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज होती हैं जो संभवतः अभी हमारी लाइबिलिटीज नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हमारी लाइबिलिटीज हो सकती है। ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंटिंग जो है ना लाइबिलिटीज को हमने कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में कंसीडर किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4th, जो कि क्या है, कंटीजेंसीज इवेंट ओकरिंग एट द बैलेंस शीट डेट जो होते हैं ना उनके बारे में बात करता है, राइट। तो ये पूछ सकते हैं कि प्रपोज्ड डिविडेंड पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, तो AS4 लगता है इसके ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। The blank may indicate that firm is experiencing stock outs and lost sales. तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, एवरेज पेमेंट पीरियड, जिसका मतलब क्या होता है कि हमने उधार में सामान खरीद रखा है और हमें कितने समय बाद पेमेंट करनी है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका क्या मतलब है कि उधार में सामान बेच रखा है और कितने समय में पैसा वहां से कलेक्ट होगा।
क्विक रेशियो इज द पार्ट ऑफ योर लिक्विडिटी रेशियो, तो इसका स्टॉक से कोई लेना नहीं है, स्टॉक आउट और स्टॉक लो स्टॉक को। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं बेसिकली, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। मैं आपको ये बता दूं, कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलता है या एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। तो इट डिपेंड्स कि आप इसको निकालते किस में है। अगर आप इसको मंथ में निकालते हैं तो हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, और वीक्स में निकालते हैं तो हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, और डेज में निकालते हैं तो हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मंथ में निकालते हैं तो 12 बटे हमारा डिवाइडिंग बाय आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ऐसे ही जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसके लिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और वीक्स में निकालेंगे तो 52 बाय द सेम रेशियो, और जो है डेज में निकालेंगे तो 365 डेज और 366 डेज, जैसे भी है जो भी ईयर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करके चलेंगे। बटे में सेम रेशियो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसे हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड या कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो केस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज होल्डिंग पीरियड, एवरेज होल्डिंग पीरियड निकालते हैं। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है, सेम मंथ में निकालना तो 12 बटे हम निकलेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 52 बटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और 365 बटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है ये देखते हैं। करंट रेशियो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज 3:2. Accountant wants to maintain is at 2:1. Following options are available. ये ऑप्शंस आपके पास क्या है, अवेलेबल हैं। आपको बताना है कि किस रेशियो के किस ऑप्शन को ओवरआउट करके इस रेशियो को 2:1 मेंटेन कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो का एक्चुअल फिगर क्या है मेरे पास। इसको 1:1 में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1.5:1, राइट, 1.5:1। अब आप इस रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर आपके पास देखिए रेशियो घटेगा कि बढ़ेगा या 2:1 कैसे मेंटेन होगा। तो 2:1 मेंटेन करने के दो ही कारण हैं, या तो आपके करंट एसेट्स बढ़ जाए और ये अनचेंज रह जाए तो ये रेशियो बढ़ सकता है ना, 1.5 से 2 हो सकता है, या फिर करंट लायबिलिटीज घट जाए और ये चेंज रह जाए तो भी पॉसिबिलिटी है, या फिर दोनों ही घट जाए तो ये रेशियो बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल होगा। देखिए यहाँ लिखा है ही कैन रीपे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की यदि वो पेमेंट कर दे तो करंट एसेट्स भी हमारी घट जाएंगी और करंट लायबिलिटीज भी हमारी घट जाएंगी, दोनों घट जाएंगे। अब बात ये है कि देखते हैं घटने से क्या रेशियो 2:1 आ जाता है। तो देखिए ये एक ऑप्शन आ जाएगा कि अगर ये घटेंगे तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। देख लेते हैं बढ़ाकर बढ़ भी रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करते हैं। 1.5 लाख रुपए के मान लेते हैं हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स हैं, और 1.5 लाख रुपए यदि करंट एसेट्स हैं तो लाख रुपए की क्या होगी आपके पास, लायबिलिटीज होगी। लीजिए लायबिलिटीज होगी। अब 50,000 रुपए के मान लेते हैं बीपी हमने क्या कर दिए, पेड कर दिए। अगर 50 के बीपी हम पेड कर दें, 50,000 रुपए के बिल्स पेबल पेड कर दें तो कैश तो घटेगा ही घटेगा, साथ में क्रेडिटर भी हमारे भी या बिल्स पेबल भी हमारे घटेंगे। तो कितना अमाउंट बच गया मेरे पास, 1 लाख रुपए बटे में 50,000 रुपए बटे में कितना है मेरे पास, 50,000 रुपए। तो कट करें तो 2:1 ही आ गया। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल खरा खरा है, ये तो ऑप्शन आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार में सामान खरीदेगा तो स्टॉक तो बढ़ ही गया। अगर स्टॉक बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में लायबिलिटीज नहीं बढ़नी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उधार में सामान खरीद रहे हैं तो सीधी बात है क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, और क्रेडिटर यदि बढ़ते हैं तो हमारा रेशो घटेगा ना कि बढ़ेगा। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन भी लेगा तो क्या हो गया, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और कैश भी बढ़ जाएगा। तो दोनों यदि बढ़ रहे हैं तो दोनों तो बढ़ने ही नहीं चाहिए, ये तो दोनों घटने चाहिए, या दोनों में से करंट लायबिलिटी घटे तो करंट एसेट एज इट इज रहनी चाहिए, या करंट एसेट बढ़े तो करंट लायबिलिटीज एज इट इज रहनी चाहिए। तो ऐसा तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 ओनली 1 इज द
करेक्ट आंसर। केवल एक ही हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए ये हुए हमारे 1 मार्कर के क्वेश्चन। अब बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 पार्ट बी से, राइट। और बाकी के जो क्वेश्चन हमने पार्ट ए में अभी डिस्कस नहीं किए हैं। हमने डिस्कशन कहां तक किया है, केवल 17 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया है, 18 तक। 18 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21 दोनों पोर्शन और 22 दोनों पोर्शन। ये क्वेश्चन प्लस जो इसके क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस यदि आपको अच्छी लगे, अगर क्लासेस अच्छी ना लगे तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है और ना ही शेयर करने की जरूरत है। क्लासेस अगर अच्छी लगे तो ही आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे इन क्लासेस में इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, क्योंकि ये क्लासेस आपको 2021 में होने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। और इन क्लासेस में जो कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप इन कंसेप्ट को ऐसे समझते हैं तो होप्स हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको आप करेक्ट ना कर पाए या सोल्व ना कर पाए। टिल देन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।